लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, चार्टर्ड प्लेन से जाती है और वहाँ से सड़क के रास्ते गाड़ी से उस विकास दुबे को इतने बड़े दुर्दांत, जो अपराधी होता है, जो कैदी होता है, उसको हथकड़ी लगा करके उसको लाया जाता है। क्या इतने बड़े अपराधी के हाथ में हथकड़ियाँ पुलिस ने नहीं लगाई? ये पुलिस की पोल खोलता है। जिस तरीके से एक बिग रेड का कोई डायरेक्टर भी इस तरीके की स्क्रिप्ट नहीं लिखता, जिस तरीके से उसकी पटकथा लिखी गई थी, जिस तरीके से उसके एनकाउंटर की जो स्टोरी थी, जो प्लानिंग बनाई गई। पहली बार उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को मारकर उसको कत्ल करने के बाद उसके खून से अपने हाथ मले थे। उसमें से 119वां एनकाउंटर है और 2200 से कुछ ज़्यादा लगभग इतने घायल भी हुए हैं। और आपको बता दें कि इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इन सभी एनकाउंटर्स में जो योगी सरकार में हुए हैं, उनमें से 13 पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें से 8 पुलिस वाले इस केस में हैं जो विकास दुबे ने जिनको मौत के घाट उतार दिया था। विदेश में विकास की जायदाद किसके नाम है, विकास के राजदार रसूखदार वाले कौन कौन है, ये पकड़े जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि एसटीएफ के दावे में कितने छेद हैं, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। गाड़ी पलटने से पहले एसी बदली गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पलटी गाड़ी में 5 पुलिस वाले थे, विकास दुबे को कुछ नहीं हुआ और पुलिस वाले जख्मी हो गए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, घायल पुलिस वालों से पिस्तौल छीनकर विकास दुबे गाड़ी की खिड़की से सेकंडों में निकल भागा और आईजी और डॉक्टर के बयान में फ़र्क क्यों, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सभी सवाल पुलिस पर खड़े होते हैं। और पुलिस ने विकास दुबे को ले जाने वाली गाड़ी क्यों बदली, मीडिया को विकास की गाड़ी का पीछा करने से क्यों रोका गया, सन्नाटा देखकर ही गाड़ी क्यों पलटी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाईवे पर गाड़ी पलटने के बाद घिसटने के कोई निशान वहाँ मौजूद नहीं थे, ये भी एक संदेह के घेरे में ये सवाल है। और उसके बाद पलटी हुई कार पुलिस वाले घायल, तो विकास कैसे सुरक्षित बच गए। आदाब, स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का। गैंगस्टर, अपराधी, हिस्ट्री सीटर, कातिल, और अगर यूँ कहीं कि एक आतंकवादी कोई आपत्ति नहीं होगी, उसका कल यूपी की पुलिस ने एनकाउंटर में उसको मार गिराया है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा। और पूरे तरीके से हम बात कर रहे हैं विकास दुबे की। जी हाँ, आज आपको इस पूरी सेपरेट वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर विकास दुबे क्या था और किस तरीके से अपराध की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, और अपराध के साथ साथ जो सियासत में उसका लंबे अरसे से तजुर्बा रहा है, और जो सियासी ख़ानदान के जो नेता रहे हैं, उन नेताओं का संरक्षण किस तरीके से उसको प्राप्त था, और किस तरीके से इस अपराध के साथ साथ उन्होंने धन दौलत लूटी, और देश और विदेश में किस तरीके के उनके कारोबार थे, और किस तरीके से सभी पार्टियां जो सत्ता में रही हैं, सत्ताधारी पार्टियों के साथ किस तरीके के उनके रिश्ते थे, उन सभी का पर्दाफाश, सभी का खुलासा आज की इस पूरी सेपरेट वीडियो में हम आपको करने वाले हैं। उसकी पूरी हिस्ट्री और पूरी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारी इस पूरी सेपरेट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसकी इस जर्नी की शुरुआत करते हैं उसके जन्म से। जी हाँ, उसका जन्म, विकास दुबे का जन्म सन 1964 में हुआ था। उसके बाद उसके एक सामान्य परिवार में उसकी परवरिश हुई। उसके साथ साथ पूरे तरीके से फैमिली उसकी नॉर्मल परिवार से बताई जा रही है। और जो अपराध की दुनिया में जब उन्होंने पहला कदम रखा, तो उसका सन 1990 में उन्होंने पहला एक सियासी ख़ानदान के एक राजनेता के संरक्षण के तौर पर उन्होंने सियासत में पहला कदम रखा। और बताया ये भी जा रहा है कि जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की, और जो जिस स्कूल में वो पढ़ा करता था, जिस स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उस स्कूल के एक प्रिंसिपल को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा दुर्दांत और कितना बड़ा अपराधी और कितना बड़ा कातिल और बेरहम इंसान ये होगा विकास दुबे। आपको बता दें कि पहली बार उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को मारकर उसको कत्ल करने के बाद उसके खून से अपने हाथ मले थे। ये अपने आप में एक रूह कपा देने वाली बात है। उसके साथ साथ फिर एक बहुत बड़ा जिस कत्ल ने सन 2001 में इसको पहचान दिलाई, अपराध की दुनिया में एक बहुत बड़ा जाना पहचाना एक नाम जिससे जाने लगा, वो 2001 में इन्होंने पहला कांड किया था। उसके बाद ये चर्चा में आए और एक बहुत बड़े गैंगस्टर में इनका नाम शुमार होने लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2001 की, जब सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस सरकार में प्रधानमंत्री थे, और वो राजनाथ यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे। और उस दौर में उन्होंने एक
राज्य मंत्री को, जो मौजूदा राज्य मंत्री रहे हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, उनका कत्ल किया था। वो भरी सभा में सभी पुलिस वालों के बीच में एक थाने में जब वो जेल से निकल के बाहर आया तो वहाँ उन्होंने राज्य मंत्री का कत्ल कर दिया था। इससे उसको पहचान मिली, इससे उसको पूरी यूपी में जाने लगा और पूरी दुनिया में, पूरे जो अपराध की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। यहाँ से उसकी शुरुआत होती है और यहाँ से उसकी पारी का जो स्टार्टअप होता है। इसके साथ साथ पूरी इस तरीके से उसकी जर्नी चलती रही। उसके बाद 2012 में इस तरीके के कत्ल किए गए, 2013 में उन्होंने इस तरीके से कत्ल किया और इसके साथ साथ फिर आते आते 2018, 19 और अब 2020 में जिस तरीके के उन्होंने कातिल 8 पुलिस वालों का कत्ल करने के बाद एक साजिश के तहत एक बताया ये भी जा रहा है कि जो 8 पुलिस वालों को जो उन्होंने मारा था, जिसमें एक डीएसपी रैंक का और कांस्टेबल रैंक के भी अधिकारी मौजूद थे, उनको एक साजिश के तहत, और बताया ये भी जा रहा है कि उसमें पुलिस वाले, उनका भी नाम शामिल था। उन्होंने जब वो थाने से निकले थे तो वहाँ के एक पुलिस के एक जवान ने उनको बताया था कि आपको आज वो एनकाउंटर करने और गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, आज आपको मौका है, आर या पार कर दो। ये पुलिस वाले के बोल हैं जो वहाँ थाने से इस सब की जो जानकारी विकास दुबे को देते हैं। लेकिन विकास दुबे अभी अपने गैंगस्टर और अपराधियों के साथ पूरे तरीके से मोर्चा संभाले रखता है और वहाँ पर रास्ते में पूरे तरीके से नाकेबंदी करा देता है और अपने जो गैंगस्टर उसके साथ थे उनको पूरे तरीके से छतों पर, जो किला टाइप का उसका मकान था, बहुत बड़ा मकान था, उसमें लग्जरियाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें अपने गैंगस्टर को पूरे तरीके से तैनात कर देता है और उसके बाद एक के बाद एक उन सभी 8 पुलिस वालों को, उन जवानों को बेरहमी से कत्ल कर देता है। उसके बाद जिस तरीके से देश और दुनिया में इस तरह की खबरें प्रकाशित होती रही हैं, उसके बाद वो फरार हो जाता है। बताया ये भी जा रहा है कत्ल करने के बाद वो किसी साइकिल या फिर किसी रिक्शे या फिर किसी ऑटो के सहारे वो कानपुर से निकल पड़ता है और इसके बाद लगातार मुसलसल 5 से 6 दिन वो इसी तरीके से यूपी की पुलिस से, जो एसटीएफ की टीम गठित की गई थी, उसको छकाते हुए, उसको पूरे तरीके से पीछे छोड़ते हुए भागता हुआ नज़र आता रहा है। आखिर दौर में यह आता है कि वो उसका पता चलता है कि वो फरीदाबाद के एक होटल में रुके हुए हैं, लेकिन जब वहाँ छापेमारी होती है तो वहाँ से भी वो निकल पड़ता है और भाग निकलता है। उसके बाद पूरे तरीके से उस पर दबिश कर दी जाती है, मोर्चाबंदी कर दी जाती है, नाकेबंदी हर स्टेट, हर ज़िले में कर दी जाती है। उसके बाद भी 6-7 जिलों की पुलिसों को छकाते हुए, उन नाकेबंदियों को तोड़ते हुए, सभी की आंखों में धूल झोंकते हुए वो अपराधी, वो गैंगस्टर एमपी के उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंच जाता है। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में पहुंचने की वजह जब पूछी गई तो बताया जा रहा है कि उसकी जो मम्मी थी उसने भी इसका खुलासा किया एक पत्रकार वार्ता में कि वो वहाँ हर साल दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर में जाता था, लेकिन जो 6-7 दिनों से जो पूरी एसटीएफ की टीम को और पूरी यूपी की पुलिस तो पूरी तरीके से उसको झकाता रहा, उसको पूरी तरीके से उससे भागता रहा और वो कैसे वहाँ पुलिस के हाथों आ सकता है। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में उस अपराधी विकास दुबे ने 2 घंटे तक वेट किया। उसके बाद वहाँ 2 घंटे तक रहने के बाद वो वहाँ पर्ची कटाता है, उसमें पूरे तरीके से वो अपनी आईडी प्रूफ भी देता है। लेकिन जब उसके बैग रखने की बात आती है तो वो अपने बैग को किसी वहाँ जो लोकल जो दुकानदार होते हैं उनसे बात करता है, लेकिन जो महाकाल मंदिर में सिक्योरिटी होती है, वहाँ के जो जवान होते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी के जो गार्ड होता है उसको इसके बारे में संदेह होता है और संदिग्ध हालत में वो वहाँ लगातार उसकी हरकतों को देख रहा होता है 2 से 3 घंटे से। लेकिन जब पूरे तरीके से उसको इस बारे में संदेह हो जाता है तो वो वहाँ की स्थानीय पुलिस को इसके बारे में जानकारी देता है। यूपी की जो एमपी की लोकल पुलिस थी उसको इसके बारे में जानकारी मिलती है, वो वहाँ आकर के उसको वहाँ से गिरफ्तार करती है और फिर उसके बाद जब वहाँ मीडिया वालों से सवाल जवाब होते हैं वहाँ उसको पकड़ लिया जाता है। जब वो पुकार कर कहता है कि मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला,
वो इस बात को दर्शाता है, वो खुले तौर पर समर्पण देने की बात करता है। ये मैसेज इस तरीके का आता है कि जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर्स होते रहे, उनके गैंग के सभी गुंडों को एनकाउंटर के जरिए मार दिया गया। उसको ये डर था कि कहीं ना कहीं अगर पब्लिक पैलेस में इस तरीके से आत्मसमर्पण करूंगा तो एनकाउंटर होने से बच जाऊंगा, इसलिए वो इस चीज़ को पुकार रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। उसके बाद एक पुलिस वाला उसको मार लगाता है और बोलता है कि चुप करो। उसके बाद उसको थाने में ले जाया जाता है और लगातार जो एक वीडियो वायरल हो रही थी उससे ये बात खुलासे हो रहे हैं कि वो पूरे तरीके से उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और पूरे तरीके से वो जिस तरीके से लगातार भाग रहा था तो वहाँ वो अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद यहाँ के यूपी पुलिस चार्टर्ड प्लेन से एमपी विकास दुबे को लाने के लिए जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, चार्टर्ड प्लेन से जाती है और वहाँ से सड़क के रास्ते गाड़ी से उस विकास दुबे को, इतने बड़े दुर्दांत और अपराधी को लाया जाता है। उसके बाद कानपुर आते आते उससे पहले उस अपराधी को ये बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ उज्जैन से लगातार जो बड़े बड़े चैनल्स थे, उसके रिपोर्टर्स थे, वो उसको फॉलो कर रहे थे। जो एसटीएफ की टीम गठित हो चुकी थी, उसके बाद जो जवान थे, 4-5 गाड़ियाँ भी उसके साथ थी, लगातार उसको फॉलो कर रहे थे, उसकी रिपोर्टिंग और उसको कवरेज करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन कानपुर आते आते उससे लगभग 18 से 19 किलोमीटर पहले जो मीडिया की गाड़ी थी उनको बैरिकेड्स लगा के रोक दिया जाता है और जो विकास दुबे के साथ जो गाड़ियां थी, 4-5 गाड़ियां थी, उनको आगे भेज दिया जाता है। उन सबको, मीडिया की गाड़ियों को वहां रोक दिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों मीडिया की गाड़ियों को वहाँ रोका गया। उसके 10, 15 या 20 मिनट बाद इस तरह की खबरें आती है कि विकास दुबे की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और विकास दुबे वहाँ से भाग निकला था। उसके बाद पुलिस की मुठभेड़ में वो मारा गया और पुलिस ने उसको एनकाउंटर कर दिया। लेकिन जब वहाँ रिपोर्टर्स पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक जो टीयूवी गाड़ी थी महिंद्रा की, वो वहाँ एक पूरे सड़क पे एक पलट जाती है। एक बहुत ही मासूम सा सवाल है कि जो पूरे तरीके से इस तरीके से उसको पलटाया दिया जाता है कि उसके किसी तरीके की स्क्रैच वहाँ नहीं है, बस एक बम्पर थोड़ा सा डैमेज होता हुआ नज़र आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एक बिग रेड का कोई डायरेक्टर भी इस तरीके की स्क्रिप्ट नहीं लिखता, जिस तरीके से उसकी पटकथा लिखी गई थी, जिस तरीके से उसके एनकाउंटर की जो स्टोरी थी, जो प्लानिंग बनाई गई थी, उसमें बताया जा रहा है, जब रिपोर्टर ने बात करने की कोशिश की तो बताया जा रहा था कि ये जब गाड़ी पलटी थी उसके बाद में ये गैंगस्टर, ये बहुत बड़ा आतंकी, ये वहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर रहा था और जब भाग रहा था तो पिस्टल छीनने के बाद जब मुठभेड़ में, पुलिस की मुठभेड़ में वो मारा गया और उनका एनकाउंटर कर दिया गया। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या जो उस गाड़ी के साथ साथ जो एसटीएफ के और जवान थे, उनकी गाड़ियाँ जो आ रही थी, क्या उनके अंदर इतना फासला था कि उसको इतना मौका मिल गया कि वो वहाँ से भाग निकला। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि नॉर्मल केस में भी किसी जो अपराधी होता है, जो कैदी होता है, उसको हथकड़ी लगा करके उसको लाया जाता है। क्या इतने बड़े अपराधी के हाथ में हथकड़ियाँ पुलिस ने नहीं लगाई? ये पुलिस की पोल खोलता है। और उसके साथ साथ दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो एसटीएफ के जवान थे इतने चुस्त फुर्त और इतने समझदार और इतने शातिर होते हैं, क्या उनकी जो राइफल्स थी, क्या उनकी जो पिस्टल थी, क्या वो इस तरीके से उनके सामने रखी हुई थी, क्या उन्होंने उसको पूरे तरीके से पैक नहीं कर रखा था, क्या कड़ी के यहाँ शोल्डर के नहीं लगा रखा था? ये अपने आप में सवाल संदेह के घेरे में है। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस से पूछा जाता है तो वो बताती है कि गैंगस्टर भाग रहा था, उसके बाद में उसको गोलियों से उसका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन जब उसे पूछा गया तो बताया जाता है कि उसकी छाती में 3 गोलियां लगी। लेकिन ये सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या भागते हुए शख्स के सीने में गोली लगती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, आगे चलते हैं। उसके बाद में किसी तरीके की कोई खबरें वहाँ नहीं होती हैं और किसी तरीके की जानकारी नहीं दी जाती है। उसके बाद इसी तरीके से सिलसिलावार ये घटनाएं चलती हैं। लेकिन जो हमने जो सवाल किए हैं, जो हमें जो आतंकी है, जो अपराधी है, जो गैंगस्टर है, जो कातिल है, उसके बारे में कोई इस तरीके की कोई हमदर्दी नहीं है, किस तरीके का फेवर नहीं है। लेकिन जो सवाल खड़े करता है कि जिसके सीने में 3 गोलियां लगी थी, उसकी 3 गोलियों के सीने में लगने के साथ साथ उनके राज भी वहीं के वहीं दफन हो गए। जो राज खुलने वाले थे, जो उनके साथ अपराधियों के जुड़ाव थे, जो लिंक्स थे, और पूरे साथ साथ उनके जो बहुत बड़े राजनेता भी रहे हैं, सभी पार्टियों का संरक्षण उनको प्राप्त था। उनके साथ साथ जिनका पर्दाफाश होना था, जिनका खुलासा होना था, वो भी उनके सीने में गोली लगने के साथ साथ उनके साथ साथ ही वो अब राज वो सभी दफन हो गए।
लेकिन सवाल खड़े करता है। हमारे भी कुछ सवाल से हम आपको बताएं कि जिस तरीके से अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं था तो ये सवाल ये हैं, विदेश में विकास की जायदाद किसके नाम है, विकास के राजदार रसूखदार वाले कौन कौन हैं, ये पकड़े जाएंगे, ये सबसे बड़े सवाल हैं। और दूसरा हम आपको बता दें कि जब इस तरीके से वो भाग रहा था और बताया भी जा रहा है कि भैंसों का झुंड था, तो आपको बता दें कि एनकाउंटर की कमजोरी की कहानी का पोस्टमार्टम यही है। लेकिन आपको बता दें कि एसटीएफ के दावे में कितने छेद हैं, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। गाड़ी पलटने से पहले एसी बदली गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पलटी गाड़ी में 5 पुलिस वाले थे, विकास दुबे को कुछ नहीं हुआ और पुलिस वाले जख्मी हो गए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, घायल पुलिस वालों से पिस्तौल छीनकर विकास दुबे गाड़ी की खिड़की से सेकंडों में निकल भागा, और आईजी और डॉक्टर के बयान में फ़र्क क्यों, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सभी सवाल पुलिस पर खड़े होते हैं। और पुलिस ने विकास दुबे को ले जाने वाली गाड़ी क्यों बदली, मीडिया को विकास की गाड़ी का पीछा करने से क्यों रोका गया, सन्नाटा देखकर ही गाड़ी क्यों पलटी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाईवे पर गाड़ी पलटने के बाद घिसटने के कोई निशान वहाँ मौजूद नहीं थे, ये भी एक संदेह के घेरे में ये सवाल है। और उसके बाद पलटी हुई कार पुलिस वाले घायल तो विकास कैसे सुरक्षित बच गया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये बहुत सवालात हैं जो हमने आपको बताए, जिससे ये साबित होता है कि कोई बी ग्रेड का कोई डायरेक्टर भी इस तरीके की स्क्रिप्ट नहीं लिखता। आपको बता दें कि विकास दुबे एक बहुत बड़ा जो गैंगस्टर था, उसको मंत्रियों का हाथ था उसमें, और जो कारोबारियों का भी उसमें साथ था। और आपको बता दें कि जिस तरीके से वो लगातार भाग रहा था, वो बताया भी जा रहा है कि एमपी के एक बहुत बड़े एक शराब कारोबारी थे, उसने बताया कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन एक राज्य मंत्री भी थे, उसको भी संरक्षण प्राप्त था, उसने भी बताया, ये भरोसा दिलाया कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बचा लेंगे, आपको किसी तरीके के एनकाउंटर में मारने नहीं देंगे। और एक वकील जिसका दिमाग इसमें पूरे केस में चल रहा था, उसका भी उसको संरक्षण प्राप्त था। लेकिन जो मंत्री का जिसमें हाथ बताया जा रहा है, जो एक कारोबारी था, जो एक वकील था, इन सब का पर्दाफाश कब होता तो तब जब वो जिंदा होता, लेकिन उसके सीने में जो राज थे वो उनके मरने के बाद पूरे तरीके से दफन हो गए। ये अपने आप में जब पूरे तरीके से न्यायिक अदालत में जब इन सब का पर्दाफाश होगा तो पता चल पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या थी। इतने बड़े अपराधी के साथ साथ जो खुलासे होने थे वो खुलासे पूरे तरीके से वहीं के वहीं दफन हो गए, और उन सब का अब खुलासा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन एसटीएफ की टीम, ऐसा बताया जा रहा था कि जब वो एमपी से लाया जा रहा था, उनसे बीच रास्ते में भी पूरे तरीके से जानकारी लेने की कोशिश की गई। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने बहुत से राज कबूले हैं, लेकिन इन सब का पर्दाफाश कब होगा, कैसे होगा, ये पुलिस की पोल खोलता है और पूरे तरीके से सरकार की पोल खोलता है। आपको बता दें कि सन 2017 में जब योगी की सरकार बनी थी, उसके बाद से टॉप 10 गैंगस्टरों की लिस्ट बनाई गई थी। उसमें क्यों इतने बड़े अपराधी जिस पे 60 केस दर्ज हैं, वो भी गंभीर धाराओं के तहत, उसको टॉप 10 की लिस्ट में नहीं रखा गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि उसके साथ साथ ये जो एनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का, ये 119वां एनकाउंटर यूपी में हुआ है। अब तक 6000 से ज़्यादा जो दबिश दी जा चुकी हैं, उसमें से 119वां एनकाउंटर है, और 2200 से कुछ ज़्यादा लगभग इतने घायल भी हुए हैं। और आपको बता दें कि इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इन सभी एनकाउंटर्स में जो योगी सरकार में हुए हैं, उनमें से 13 पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें से 8 पुलिस वाले इस केस में हैं जो विकास दुबे ने जिनको मौत के घाट उतार दिया था। और आपको बता दें जो AK-47 AK-47 जो इस्तेमाल की गई इन पुलिस वालों को मारने के लिए, वो भी एक पुलिस वालों की बताई जा रही है। और पूरे तरीके से ये सवाल एक बार फिर खड़े करता है, जो SSP रैंक के जो अधिकारी थे, उनका तबादला करने भर से क्या उनका जो गुनाह था वो खत्म हो जाएगा, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और पूरे तरीके से वहाँ इस तरीके का आतंक था विकास दुबे का कि उन्होंने पूरे थाने को ही खरीद रखा था। और जो गांव के लोगों से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की, तो पूरे गांव वाले इस बारे में कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं थे। इतना बड़ा खौफनाक मंजर था उस शख्स का। और जब सभी लोग उसके एनकाउंटर होने के बाद गाँव से भाग गए, पुलिस वालों के मरने के बाद वो सभी गांव को छोड़ करके भाग गए, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनके खिलाफ अगर गवाही दे दी तो उनका
अंत नज़दीक होगा। आपको बता दें, ये पूरी जानकारी हमने आपको आज की इस पूरी सेपरेट वीडियो में बताई। हम आपको आगे भी इस तरीके के खुलासे करते रहेंगे और पूरे तरीके से इनकी सबका पर्दाफाश करते रहेंगे, बेनकाब करते रहेंगे, इनको एक्सपोज करते रहेंगे। इस बार हमारे पास सिर्फ यही जानकारी है। आगे भी जिस तरीके से इस केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमारे पास आएगी तो हम आपको तुरंत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और इसी तरीके की आपको जानकारी हम देते रहेंगे और पूरे तरीके से एक्सपोज करते रहेंगे, क्योंकि पत्रकार का काम होता है, क्योंकि पत्रकारिता का वजूद अब खत्म हो गया है। पत्रकारिता मर चुकी है। अब ऐसे में सवाल बनता है कि पत्रकारिता को कैसे बचाया जाए और इस लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए और ये फोर्थ पिलर को कैसे बचाया जाए। पूरे तरीके से आज की पूरी सेपरेट वीडियो में हमने आपको बताया कि विकास दुबे की पूरी जर्नी कैसी रही, अपराध की दुनिया में इन्होंने कितना नाम कमाया और पूरे तरीके से इसके एनकाउंटर के बीच में और इसकी जर्नी। और आपको बता दें कि जो सियासत में इनका नाता रहा, इनकी जो पत्नी है 2 बार सरपंच रह चुकी है, उसके साथ साथ ये खुद प्रधानी पद पर काबिज रह चुके हैं। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े राजनेता थे उनसे इनके बड़े ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि यूपी सरकार पूरे तरीके से इस पूरे जो स्क्रिप्टेड जो ये एनकाउंटर था इसमें पूरे तरीके से फेलवर नजर आ रही है। बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इसके प्रति। इस दुर्दांत आतंकवादी को मारा जाना चाहिए था, लेकिन न्यायिक अदालत में सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद इस पर कोई अमल होना था। इसको जिस तरीके से भी कोई न्यायिक प्रक्रिया होती है, इनको एनकाउंटर करना था या फिर कुछ भी। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।